नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो प्रकृति उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। जो लोग अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति सब कुछ देखती है और हर किसी को उनके कर्मों का परिणाम जरूर देती है। माता पिता का त्याग और प्रेम इस संसार की सबसे अनमोल धरोहर है। वे अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, लेकिन आज के समय में अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के बलिदान को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप बुजुर्ग माता पिता को कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कौशल्या देवी नाम की बूढ़ी महिला की। सूरज ढल रहा था और बुढ़िया कौशल्या देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भूख और असहाय की स्पष्ट छाया झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। उनकी बहू नीलम दरवाजे के पास खड़ी थी। कौशल्या देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहू, अब तो कुछ खाने को दे दो, चाहे बासी हो या ताजा, कुछ भी दे दो। भूख से अब और सहा नहीं जाता। उनकी आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। नीलम ने क्रोधित होकर आंखें तरेरते हुए चिल्लाई, चुपचाप यहाँ बैठी रहो बुढ़िया, ज्यादा बोली तो वह भी नहीं मिलेगा। कौशल्या देवी जमीन पर इस तरह बैठ गई जैसे भूख ने उनकी सारी इच्छाओं को छीन लिया हो। कुछ समय बाद नीलम रसोई से रात का बचा हुआ ठंडा चावल और नमक लेकर आई। उसने कटोरी को जमीन पर पटकते हुए कहा, ले बुढ़िया, खा ले। 70 साल की हो गई लेकिन भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है स्वर्ग जाने से पहले मुझे कंगाल करके ही मानेगी। कौशल्या देवी ने उस खाने को इस तरह से खाया जैसे किसी ने उन्हें किसी स्वादिष्ट भोजन का थाल परोस दिया हो। उनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि उन्हें उस बासी चावल और नमक में भी 56 भोग का स्वाद महसूस हो रहा था। यह देखकर नीलम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कटोरी उठाई और चावल को जमीन पर पटक दिया, लेकिन भूख में विवश कौशल्या देवी वहीं जमीन पर गिरे चावल को भी उठाकर खाने लगी। तभी नीलम की सहेलियां वहां आ गई। वे सभी संपन्न परिवारों की बिगड़ी हुई महिलाएं थीं। कौशल्या देवी को जमीन पर गिरे चावल को खाते हुए देखकर वे जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक ने कहा, अरे नीलम, अब तो भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी हो। ये नेक काम कब से शुरू कर दिया? नीलम ने व्यंग्यपूर्ण लहजे से कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी सास है। गांव की अनपढ़ और गंवार औरत है, तभी तो जानवरों की तरह खा रही है। उसकी सहेलियों की खिलखिलाहट कौशल्या देवी के आत्मसम्मान को भीतर तक कचोट रही थी, लेकिन भूख ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया था कि वे शांत मन से अपने चावल खाती रही। तभी उनमें से एक सहेली ने मेज पर रखा पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया और उसे कौशल्या देवी के सामने फेंक दिया। कौशल्या देवी की आंखों में उस टुकड़े को देखकर चमक आ गई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने उसे खींच लिया। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। सहेलियां कभी वह टुकड़ा उनके पास ले जाती तो कभी खींच लेती। उनकी ठहाकों की गूंज ने कौशल्या देवी के टूटे हुए दिल को और अधिक पीड़ा दी। भूख ने कौशल्या देवी को इतना विवश बना दिया था कि वे चुपचाप सहन करती रही। उनके लिए वह बचा हुआ चावल और नमक भी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था, लेकिन सहेलियों की हंसी और अपमान का यह मंजर उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। नीलम की एक सहेली ने पिज्जा का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, अब खा ले इसे। कौशल्या देवी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन उनके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। उनकी आत्मा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। यह दृश्य किसी भी दयालु व्यक्ति की आंखों में आंसू ला सकता था, लेकिन नीलम और उसकी सहेलियों के दिल पत्थर के हो चुके थे। नीलम और उसकी सहेलियां कौशल्या देवी का मजाक उड़ाते हुए हंस हंसकर ठहाके लगा रही थी। नीलम का व्यवहार ऐसा था जैसे वह इस अपमान से आनंद ले रही हो, लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। नीलम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी सहेलियों की हंसी रुक गई और सबकी निगाहें नीलम पर टिक गई। नीलम चौंकते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम
और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसकी एक सहेली के गाल पर भी एक थप्पड़ पड़ गया और वह लड़खड़ाकर सीधे कौशल्या देवी के पैरों में गिर पड़ी। सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि कौशल्या देवी की छोटी बेटी श्रेष्ठा थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नीलम डरते हुए श्रेष्ठा के पास गई और बोली, दीदी ये क्या व्यवहार है? आप घर के मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? नीलम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि श्रेष्ठा ने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में कांपते हुए श्रेष्ठा चिल्लाई, शर्म नहीं आती भाभी? एक बूढ़ी और लाचार माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफी नहीं मांगी तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि एक लाचार इंसान का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचोगी। श्रेष्ठा के गुस्से को देखकर नीलम की सहेलियां सहम गई। उन्होंने तुरंत कौशल्या देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग खड़ी हुई। श्रेष्ठा कौशल्या देवी के पास गई, घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के कांपते हाथों को थामते हुए बोली, माँ क्या ये वही घर है जहाँ आपने सबका इतना ख्याल रखा था? क्या आपकी ममता का यही बदला दिया जा रहा है? कौशल्या देवी ने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेष्ठा ने नीलम की ओर देखते हुए कहा, भाभी मान लिया कि मेरी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या आप भूल गई कि उन्होंने आपको अपनी बेटी से भी अधिक प्यार दिया? जब आपकी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने आपको इतना मान सम्मान दिया कि आपको धरती पर पैर तक नहीं रखने दिया। याद है भाभी? सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत नहीं थी। माँ खुद अपनी तकलीफ भूलकर आपके उठने से पहले चाय बना देती थी। उन्होंने आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और बदले में आपने उन्हें ये सिला दिया। श्रेष्ठा रोते हुए अपनी माँ के गले से लग गई। उसने अपनी माँ के आंसुओं को अपने आंसुओं से पोंछने की कोशिश की, फिर कड़ी आवाज में बोली, अब और नहीं माँ, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ कि आपकी हर चोट का बदला लूंगी। कौशल्या देवी एक सीधी सादी और ममता से भरी हुई महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति प्रेमलाल जी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उसी से उनका परिवार किसी तरह गुजर बसर करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए और उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। बच्चों की हर जरूरत पूरी करने के लिए प्रेमलाल जी ने दिन रात मेहनत की। दुकान के अलावा वह रात में मजदूरी भी करते थे। कौशल्या देवी ने घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना हर सपना बच्चों के भविष्य के लिए त्याग दिया। जब उनकी दोनों बेटियां शादी के योग्य हुई तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनकी शादियां अच्छे घरों में करा दी, यह सोचकर कि बेटियों का घर बस जाएगा तो बेटे के भविष्य और अपने बुढ़ापे का सहारा देखने का सपना देख रही थी। लेकिन जैसे ही बेटे अमित की शादी हुई, कौशल्या देवी और प्रेमलाल जी की जिंदगी में समस्याएं शुरू हो गई। अमित ने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। घर और दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब भी प्रेमलाल जी के कंधों पर ही थी। एक रात जब प्रेमलाल जी काम से लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा कौशल्या देवी के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पति के बिना घर चलाना और बच्चों को संभालना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द तब हुआ जब उनकी बहू नीलम धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा करने लगी। अमित ने किराने की दुकान को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि प्रेमलाल ने अपनी मृत्यु के पहले ही एक ऐसा कार्य किया था जिसका राज केवल उनकी बेटियां श्रेष्ठा और श्रेया को पता था। एक शाम कौशल्या देवी अपनी खाट पर लेटी हुई थी। उनका पोता शिवा एक प्लेट में पकोड़े लेकर उनके पास आया। उसने पकोड़े खाते हुए अपनी दादी से कहा, दादी क्या आप खाओगी? ये बहुत स्वादिष्ट हैं। कौशल्या देवी ने पकोड़े को देखा और उनके मन में खाने की लालसा जागी, लेकिन उन्होंने अपने पोते से कहा, नहीं बेटा तू ही खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। शिवा ने बार बार कहा, दादी खा लो ना, लेकिन जब उन्होंने फिर मना कर दिया तो शिवा ने खुद ही एक पकौड़ा उनके मुंह में डाल दिया। कौशल्या देवी ने आंखें बंद करके उस पकोड़े का स्वाद लिया। महीनों बाद उन्हें ऐसा कुछ खाने को मिला था। तभी पीछे से किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। कौशल्या देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि नीलम गुस्से में तमतमा रही थी। शिवा डर के मारे वहां से भाग गया। नीलम ने कौशल्या देवी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के हाथ से पकौड़े छीनकर खाने की?
अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? कौशल्या देवी ने रोते हुए कहा, बहू, मैंने पकोड़े नहीं छीने, वह तो शिवा ने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था। नीलम का गुस्सा किसी भी तरह से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कौशल्या देवी को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए वह बोली, तू कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है और अब मेरे बनाए हुए नियम भी तोड़ने लगी है। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू कभी भी नहीं भूल पाएगी। कौशल्या देवी को फटकार लगाती रही और पीटती रही। उनके दर्द से निकली कराहों की आवाजें भी उसे रोक नहीं पाई। जब नीलम का गुस्सा शांत हुआ तो उसने कहा, आज पूरे दिन तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब भुगत और याद कर कि पकौड़े का स्वाद कैसा होता है। कौशल्या देवी जमीन पर पड़ी रही। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। नीलम की मार से कौशल्या देवी घंटों तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता शिवा डरते डरते उनके पास आया। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उन्हें हल्के से उठाया और पानी पिलाया। जब कौशल्या देवी को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक तो है ना बेटा? लेकिन डर के कारण शिवा वहां से तुरंत भाग गया। भय ने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कौशल्या देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में गहरा दर्द था। अब उनका दिन केवल आंगन में या खटिया पर बीतता था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कौशल्या देवी अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थी, जब यह घर उनकी ममता और प्रेम से भरा हुआ था। वही घर जो कभी उनका संसार था, अब उनके लिए जेल बन चुका था। उनका बेटा अमित, जो अपने पिता द्वारा बनाई गई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उनके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुक कर अपनी माँ से उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। नीलम का व्यवहार अजीब सा था। जब कौशल्या देवी की बेटियां घर आती तो वह अचानक विनम्र और सेवा भाव से भरी महिला बन जाती। वह कौशल्या देवी की देखभाल करती, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाती और तरह तरह के व्यंजन परोसती। लेकिन जैसे ही बेटियां अपने घर लौटती, नीलम फिर से अपने स्वरूप में लौट आती। वह दिन रात कौशल्या देवी से काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती। एक सुबह जब कौशल्या देवी को पता चला कि उनकी छोटी बेटी श्रेष्ठा और बड़ी बेटी श्रेया आने वाली है, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बेटियों के आने से शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरी ओर नीलम गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इन लोगों को और कोई काम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं। अब इनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। अगर मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को ही कहीं भेज देती। न घर की है न घाट की, बस सबकी दुश्मन बनी बैठी है। श्रेष्ठा का आने का समय शाम का था, लेकिन वह अचानक दोपहर में ही पहुंच गई। उसने अपने भैया भाभी को पहले से कोई खबर नहीं दी थी। उसका उद्देश्य सभी को चौंका देने का था। जैसे ही श्रेष्ठा ने घर में कदम रखा, उसने अपनी माँ को आंगन में खटिया पर लेटा देखा। उनकी दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और उनके हाथ पकड़कर धीरे से बोली, माँ, आप कैसी हैं? कौशल्या देवी ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माहौल को हल्का करने के लिए श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, कल दीदी भी आ रही है। नीलम ने चौंकते हुए पूछा, अरे वो क्यों? श्रेष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने जो संपत्ति हमारे नाम पर रखी थी, हम चाहते हैं कि वो सब भैया के नाम कर दी जाए। आखिरकार पापा की जिम्मेदारी उन्होंने ही तो संभाली है और माँ की देखभाल भी वही कर रहे हैं। श्रेष्ठा की बात सुनकर नीलम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिल रहा है। अब सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। नीलम ने मन ही मन श्रेष्ठा को धन्यवाद दिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। कौशल्या देवी ने श्रेष्ठा की बात सुनी और भीतर ही भीतर बेहद आहत हुई। उन्होंने सोचा, मेरी भोली भाली बेटियां, काश वे मेरी आंखों में झांक कर मेरा दर्द समझ पाती। काश वे अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो चुप हूँ, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। कौशल्या देवी का मन इस बात पर उलझा था कि उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वह श्रेष्ठा को सब कुछ बता देंगी, लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मेरी वजह से बेटियों की जिंदगी में कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो रहे थे
नीलम दबे पांव आई और कौशल्या देवी को जगाकर बाहर चलने को कहा। डरते डरते कौशल्या देवी उसके पीछे चल पड़ी। नीलम उन्हें रसोई में ले गई और वहां पहुंचते ही उनकी कमर पर जोर से बेलन मारते हुए बोली, बहुत आराम फरमा रही है बुढ़िया, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। यह मार पिछली बार की तुलना में ज्यादा दर्दनाक होगी। नीलम की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने कहा, एक बार तुम्हारी बेटी अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे तो मुझे यह नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौशल्या देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे मत मारो। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। इस घटना के बाद कौशल्या देवी ने अपने दिल का दर्द भीतर ही दबा लिया। वे अपनी बेटियों से कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उनकी बड़ी बेटी श्रेया भी घर आ गई। नीलम के चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। यह पहली बार था जब बहनों के आने पर वह इतनी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन कौशल्या देवी जानती थी कि यह खुशी नकली खुशी है। उन्हें एहसास था कि श्रेया के जाने के बाद नीलम उनके साथ और भी क्रूरता से पेश आएगी। फिर भी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद श्रेया ने कहा, भैया हमने वकील से कागजात तैयार करवा लिए हैं, वह कल उन्हें लेकर आएंगे। यह सुनते ही कौशल्या देवी से रहा नहीं गया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा यह सब करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पापा ने जो भी किया सोच समझ कर ही किया होगा। उनकी बात सुनते ही अमित और नीलम ने गुस्से से उनकी ओर घूर कर देखा। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी श्रेष्ठा ने बीच में कहा, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा बराबर का प्यार दिया, उन्होंने जो भी किया हमारे लिए ही किया, लेकिन अब जब हम अपने घरों में खुश हैं तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। भैया और भाभी ही इन सबके असली हकदार हैं। आखिरकार पापा की सारी जिम्मेदारियां भैया ने ही संभाल रखी है और अब आपकी देखभाल भी वही कर रहे हैं। श्रेष्ठा की बात सुनकर अमित और नीलम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नीलम ने सोचा, एक बार ये बहनें अपनी संपत्ति छोड़ दें तो मैं इन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगी। सुबह श्रेष्ठा और श्रेया ने नीलम से कहा, भाभी हम माँ के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा, इसलिए इस बार माँ के लिए पूरी व्यवस्था करके जाएंगे और हाँ 1 घंटे में हम वकील को लेकर भी लौटेंगे। यह सुनकर नीलम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इन बहनों से जल्द कागजों पर हस्ताक्षर करवा लूं ताकि यह घर पूरी तरह से हमारा हो जाए। जैसे ही दोनों बहनें घर से बाहर गई, नीलम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपना गुस्सा कौशल्या देवी पर निकालना शुरू कर दिया। नीलम उनके पास गई और अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा लिया। व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, ले बुढ़िया, तुझे पनीर के पकौड़े खाने का बहुत शौक है ना, देख इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा लाई हूँ, खा ले। उसके बाद उसने उस पनीर के टुकड़े पर ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर डाल दी और क्रोधित होकर बोली, अब खा इसे। कौशल्या देवी ने डरते हुए कहा, बहू इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती, मेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो मुझे बचा लेंगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिससे मैं 15 दिनों तक बीमार रही। अब इतनी मिर्च से तो मैं मर ही जाऊंगी। अगर मर भी गई तो चल जाएगा, लेकिन अगर बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू ऐसा अन्याय मत करो, अगर तुम्हें मुझसे बहुत कष्ट है तो मुझे जहर ला कर दे दो, मैं खाकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसे रोज रोज मुझ पर अत्याचार मत करो बहू, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नीलम ने क्रोधित होकर कहा, जहर देने की हिम्मत होती तो कब की दे दी होती, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए जितने दिन तू जिंदा है तेरा ऐसा हाल करके रखूंगी कि तू खुद मरने की दुआ मांगेगी। उसके बाद उसने पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती कौशल्या देवी के मुंह में ठूसने की कोशिश की। तभी पीछे से श्रेष्ठा और श्रेया ने आकर नीलम को जोर से धक्का दिया। पनीर का टुकड़ा दूर जाकर गिर गया। श्रेया ने नीलम को जोर से तमाचा मारा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करने की। नीलम यह देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से से कहा, ये क्या कर रही हो श्रेया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। श्रेया ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भाभी जो तुमने मेरी माँ के साथ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम है। तभी अमित वहां आ गया। उसने देखा कि श्रेया अपनी भाभी को डांट रही है। नीलम ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए जी, आज ये बहनें छोटी होकर अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। मैंने इनकी कितनी देखभाल की, लेकिन आज ये मुझे मार रही हैं। अमित ने गुस्से में श्रेया से पूछा, ये सब क्या हो रहा है,
तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? श्रेया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम अपनी माँ के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। अमित ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, ये घर अब मेरा है और यहाँ अब सिर्फ मेरा और नीलम का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग वकील के साथ मेरी दुकान पर गई थी। तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी किसी चापलूसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर श्रेष्ठा और श्रेया हंस पड़ी। श्रेष्ठा ने कहा, भाई आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है? असल में हम लोग वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि तुम्हारे और भाभी के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना सकें। हमें पता था कि तुम दोनों चालाकी करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया कि उसमें तुम ही फंस गए। अमित और नीलम के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। श्रेष्ठा ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जब शिवा ने माँ को पकौड़ा खिलाया था? उसी दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। उस समय मैंने श्रेया दीदी को फोन किया और यह योजना बनाई कि आपको सबक सिखाया जाए। नीलम ने घबराते हुए पूछा, ये क्या योजना है? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? श्रेष्ठा ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी हम चाहते तो उसी दिन यहाँ आकर आपको बेनकाब कर देते, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आता। अब आपकी असलियत सभी को पता चलेगी। श्रेष्ठा ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, उस दिन जब आपने माँ को मारा था उस समय मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आज आपके किए गए अत्याचार का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल पहुंचाने के लिए काफ़ी है। श्रेया ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि जैसे ही हम जाएंगे आप माँ के साथ दुर्व्यवहार करेंगी और वही हुआ जैसे हमने सोचा था। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अपनी बेटियों की बातें सुनकर कौशल्या देवी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा बेटी? श्रेष्ठा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कौशल्या देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वह मुझे मारती थी तो मैं 2-2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि खून की उल्टियां भी हो जाती थी। श्रेया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, माँ, आपने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया? आप इतने अत्याचार सहती रही और चुप रही। कौशल्या देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे लोग मुझे घर से निकाल देंगे, और अगर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती? मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती थी। कांपती हुई आवाज में कौशल्या देवी ने कहा, मैं तो फिर भी यह सह लेती थी, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे भाई ने मुझे मारा तो मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। उसने लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था। मुझे लगा उस दिन तो मैं मर ही जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें गुस्से और दुख से भर गई। श्रेष्ठा ने कहा, माँ, अब आपकी हर चोट का हिसाब होगा। हम इन दोनों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि कोई और बेटा या बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकेगा। श्रेया ने नीलम और अमित की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए जेल जाना ही होगा। अब तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नीलम और अमित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नीलम तुरंत श्रेष्ठा के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह सब हमारे लालच और गुस्से के कारण हुआ। हम वादा करते हैं कि अब से माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बस हमें जेल मत भेजो। लेकिन श्रेष्ठा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भाभी, जब आप माँ को पीटती थी तब क्या आपको यह ख्याल आया था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? माँ की हर चीख और आह आपके कानों में गूंज रही होगी, लेकिन फिर भी आपने उन पर अत्याचार किया। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रेया ने दरवाजा खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। उसने पुलिस को अंदर बुलाया और कहा, यही वे लोग हैं साहब जिन्होंने हमारी माँ को प्रताड़ित किया है। हमारे पास इनके खिलाफ सबूत भी हैं। पुलिस ने नीलम और अमित को हिरासत में ले लिया। नीलम गुस्से और डर से चिल्लाते हुए बोली, दीदी, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से माँ का ध्यान रखेंगे। कृपया हमें जेल मत भेजो। लेकिन श्रेष्ठा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है भाभी, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद
कौशल्या देवी की आंखों में से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, क्या आप सच में कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? श्रेष्ठा और श्रेया ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब आप इस घर में सम्मान और सुकून के साथ रहोगी। कौशल्या देवी ने रोते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वे लोग मुझे मारते थे तो मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी। श्रेया ने अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा, अब आपको कोई दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा माँ, हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्रेष्ठा और श्रेया ने अपनी माँ के लिए तुरंत एक सहायिका नियुक्त कर दी जो हर समय उनकी देखभाल कर सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वे सप्ताह में कम से कम 2 बार अपनी माँ से मिलने आएंगी। नीलम और अमित को जेल की सजा हो गई। वहाँ उन्होंने अपने किए हुए अन्याय और अपराधों के लिए पश्चाताप किया, लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी करके घर लौटे और माँ से माफी मांगने आए तो कौशल्या देवी ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने खड़े शब्दों में कह दिया, तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा और बहू अब मर चुके हैं। अब कौशल्या देवी अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने लगी। उनकी बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी में अब कोई डर या पीड़ा नहीं बची थी। नीलम जब अपने मायके रोते बिलखते गई तो वहां से उसकी भाभी और भाइयों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब नीलम और अमित दोनों दर दर की ठोकरें खाते हुए रोते बिलखते यहाँ वहाँ भीख मांगते घूमते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कौशल्या देवी की यह कहानी केवल एक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाती है कि माता पिता के साथ किया गया आचरण ईश्वर के सामने किया गया आचरण के समान होता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।